क्या बोलती पब्लिक? बढ़िया सभी लोग, सभी को मेरा जय श्री राम। तो जो पॉलिटेक्निक की सीरीज शुरू की गई है इस चैनल पर, 2024 का जो एंट्रेंस एग्जाम पॉलिटेक्निक है उसकी सीरीज शुरू की गई है। तो उसमें आपके 3 सब्जेक्ट रहते हैं, पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 3 सब्जेक्ट आपके उसमें रहते हैं। तो ये जो आप इस चैनल पर आपको 2 विषय के रिकॉर्डेड वीडियो आप लोगों को प्राप्त होते रहेंगे। 2 विषय के रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलेंगे। अब 2 जो रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलेंगे वो आपको मिलेंगे फिजिक्स और मैथ। ये 2 जो सब्जेक्ट हैं इनके वीडियो आपको रिकॉर्डेड मिल जाएंगे, इनके वीडियो आपको मिलेंगे। और जो मैथ सब्जेक्ट है उसकी क्लासेस रेगुलर वीडियो पढ़ती जा रही है। आप लोगों की मैं 2 वीडियो वर्गमूल और घनमूल के 2 वीडियो अभी तक पढ़ चुके हैं, और वर्गमूल घनमूल में एक पार्ट आपका और आएगा। उसके बाद आपका जो दूसरा है सर्च एंड इंडेक्स, घातांक एवं करणी, उनके लेक्चर लेकर आऊंगा। मतलब हर एक चैप्टर का 2 से 3 लेक्चर में खत्म करूंगा। और सभी लेक्चर्स के बाद, सभी लेसन्स के बाद एक मॉक टेस्ट होगा, यहाँ पर मैं करवाऊंगा। उसमें जो सब्जेक्ट जो लेसन है उन सब के एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपको दिए रहेंगे, उसमें आपको हल करवाऊंगा यहाँ पर। तो ये आपको जो फिजिक्स सब्जेक्ट है मैं पढ़ा रहा हूँ, और फिजिक्स का आपका ये पहला वीडियो, फर्स्ट वीडियो आपका फिजिक्स का है, पहला वीडियो है। तो मैं चाहता हूँ ये वीडियो बहुत ही अच्छा रिस्पांस मुझे मिलना चाहिए, इस वीडियो से बहुत अच्छा रिस्पांस मुझे मिले। क्योंकि अगर आप लोग उसमें पढ़िए, अगर आपको पढ़ने में नहीं समझ में आता है, नहीं समझ में आ रहा तो पढ़िए उससे, जिससे आपको समझ में आए। अगर नहीं समझ में आ रहा तो छोड़ के चले जाइए। सिंपल फंडा, सिंपल रूल, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है तो इस चैनल को छोड़ दीजिए, ठीक है। और तो जो आपका फिजिक्स का पहला चैप्टर आपका आता है एंट्रेंस एग्जाम पॉलिटेक्निक में, वो आपका मापन आता है। तो मापन में इतना कुछ खास है नहीं, तो उसको मैं यहाँ पर नहीं लूंगा, लेक्चर नहीं लूंगा उसका। मापन आप लोग मैं नोट्स बना दूंगा, आप लोगों के लिए नोट्स बढ़िया से बना दे रहा हूँ। वो आप लोग टेलीग्राम में ज्वाइन होकर उसको देख सकते हैं, नोट्स को, उससे आप पढ़ लीजिएगा। अब आपको दूसरा चैप्टर बता दें। दूसरा चैप्टर आपका आता है, दूसरा आपका चैप्टर आता है कौन सा? सदिश एवं अदिश राशियां। सदिश एवं अदिश राशियां यानी स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, सदिश एवं अदिश राशियां। तो जो आपकी होती राशियां 2 प्रकार की होती हैं, सदिश, अदिश। अब मैं अगर अदिश की बात करूं तो अदिश राशियां आपकी वह होती हैं, अदिश राशियां वह होती हैं जो जिनमें सिर्फ आपको परिमाण दिया रहेगा। जो आपका परिमाण दिया रहेगा वही दिया रहता है, मतलब उसमें परिमाण के साथ दिया नहीं दी रहती, दिशा नहीं दी रहती है, परिमाण ओनली आपको दिया रहेगा। जो आपको गिवन रहेगा उसमें आपको परिमाण दिया रहेगा सिर्फ, ठीक है। तो अब आप लोग अगर इसका डेफिनेशन बनाना चाहें तो क्या कर सकते हैं? अदिश राशियां वह होती हैं जिनमें ओनली सिर्फ परिमाण दिया रहता है, दिशा नहीं दी होती है, अदिश राशियां कहलाती हैं। अब मैं अगर बात करूं अदिश राशियों के प्रकार, तो अदिश राशियां देखिए आपकी कौन कौन सी होती हैं? लंबाई, दूरी, द्रव्यमान, क्षेत्रफल और समय, चाल, कार्य, ऊर्जा, ये सब आपकी अदिश राशियां होती हैं। और मैं अगर एक बात बताऊं, जो ये अदिश राशियां हैं ये दिशा परिवर्तन के कारण परिवर्तित नहीं होती हैं, दिशा परिवर्तन के कारण परिवर्तित नहीं होती हैं, क्योंकि जब इसमें दिशा दी ही नहीं होती, दिशा परिवर्तन के कारण परिवर्तित होंगे क्यों? सोचने वाली बात है। जब इनमें दिशा नहीं दी है, जब इनमें दिशा दी ही नहीं है, जब दिशा परिवर्तित होगी तो दिशा ये परिवर्तित क्यों होगी? ठीक है, इसमें मैंने क्या बताया, ये राशियां दिशा परिवर्तन के साथ परिवर्तित नहीं होती हैं। तो आपको समझना चाहिए कि जब इसमें दिशा दी ही नहीं रहती तो दिशा अगर परिवर्तित भी हो जाएगी, दिशा का चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन जो आपकी अदिश राशि पे उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए आपकी जो सदिश राशियां आती है, मैंने पहले में बताया अदिश राशियों में उसमें सिर्फ परिमाण दिया रहता है, और जो आपकी दूसरी होती है सदिश राशियां, इसमें परिमाण तथा दिशा दोनों दी रहती हैं, परिमाण तथा दिशा आपकी दोनों दी रहती हैं। अब इसका जो आपका एग्जाम्पल रहेंगे वो विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग, भार, विद्युत क्षेत्र आदि। त्वरण, वेग, विस्थापन और बल, ये सब आपको, ये आपकी सदिश राशियां हैं। और मैंने ऊपर बताया जो दिशा परिवर्तन के साथ अदिश राशियां परिवर्तित नहीं होती हैं, और सदिश राशियां दिशा परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो जाती हैं, मतलब उनमें दिशा दी रहती है
तो वह परिवर्तित जरूर होंगी, उनमें दिशा दी रहती है। दिशा परिमाण दोनों उसमें गिवन रहते हैं, तभी वो दिशा जब परिवर्तित होती है, दिशा परिवर्तन के साथ वो परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, देखिए एक तरीके से समझिए आप लोग। मैं अगर कहूं, देखिए ये ऐसे मैंने यहाँ पे डस्टर लिया है, अब जब इस पर देखिए अगर नीचे को ऐसे बल लगा रहे हैं तो इसमें नीचे को बल लगा रहा है, दिशा नहीं दी जा रही है, ऐसे यहाँ पे बल लग रहा है। अब अगर इसी को ऐसे करके इधर आगे के लिए बल लगाएं तो दिशा दी जा रही है ना, आगे जा रहा है, दिशा किसी दिशा में जा रहा है ना, दिशा में जा रहा है कि नहीं, तो ये आपका सदिश राशियां हो जाएगा, सदिश हो जाएगा। ठीक है, और मैंने बताया जो सदिश राशियां होती हैं वो दिशा परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो जाती हैं, दिशा परिवर्तन के साथ परिवर्तित होती हैं। वो कौन सी राशियां होती हैं? सदिश राशियां। अब अगर मैं बात करूं सदिश निरूपण की, सदिश निरूपण वेक्टर नोटेशन, अगर सदिश निरूपण की बात करूं तो सदिश राशियों को तीर के द्वारा व्यक्त किया जाता है, तीर के द्वारा सदिश राशियों को व्यक्त किया जाता है। अब ये जो आपकी तीर की नोक होती है, ये इसको हम लोग कहते हैं बाणाग्र, बाणाग्र, ये बाणाग्र कहलाती है। या जो मतलब जो सदिश को जितने निरूपित करते हैं, जिससे वेक्टर नोटेशन जिससे निरूपित करते हैं, उसका जो तीर होता है, जो ये चीज होती है, ये नोक जो होती है, या उसको क्या कहते हैं? बाणाग्र, बाणाग्र कहते हैं। ठीक है, बाणाग्र कहते हैं। ओके, अब अगर मैं बात करूं आगे, देखिए अब जैसे मैं कहूं, ये जैसे यहां पर मैंने वेक्टर बना दिया, अब ये जो आपका ये होता है, नोक होती है, तीर की नोक जो होती है, ये आपकी दिशा को व्यक्त करती है, दिशा बताती है किस दिशा में है। अगर ये देखिए ये इधर है, फिर अगर इधर होगी तो दिशा इधर की हो जाएगी, ये इधर होगी तो दिशा उधर हो जाएगी, और ये अगर इधर में कर दूं तो दिशा ऊपर की हो जाएगी। ठीक है, यानी जिस तीर की नोक जिस ओर होगी, तीर की नोक जिस ओर होगी, दिशा उधर ही होगी। मतलब जो तीर की नोक होती है आपकी, वो दिशा को व्यक्त करती है, दिशा को व्यक्त करती है तीर की नोक। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं? और अब अगर मैं कहूं, देखिए तीर की जो लंबाई होती है, तीर की जो लंबाई होती है, तीर की जो आपकी लंबाई होती है, तीर की जो आपकी लंबाई होती है, लेंथ होती है, वो किसे व्यक्त करती है? सदिश का जो परिमाण होता है उसे व्यक्त करती है। तो सदिश के परिमाण को कौन व्यक्त करता है? जो तीर की लंबाई होती है, जो तीर की लंबाई होती है, वो सदिश के परिमाण को व्यक्त करता है। ठीक है, और देखिए अगर यहां पर सदिश, ये सदिश ए है, सॉरी सदिश ए। अब सदिश ए को तो इसमें जब इसको निरूपित करेंगे तो ऐसे लिखा जाएगा, मतलब इंग्लिश में वेक्टर बोलते हैं, तो इसको सदिश नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे वेक्टर ए, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, वेक्टर ई, ऐसे करके। ठीक है ना? तो अगर मैं कहूं ए को आप लोग वेक्टर में लिखिए तो आप लोग ये कर देंगे, ए के ऊपर वेक्टर लगा देंगे तो ए वेक्टर हो जाएगा, वेक्टर ए या ए वेक्टर। ठीक है, और लेसन्स के बाद आपके टोटल 25 चैप्टर हैं फिजिक्स में। इनके बाद आप लोगों को मैं कोशिश करूंगा न्यूमेरिकल भी कराने की, क्योंकि आपका मार्च में एग्जाम भी होने वाला है, तो जल्दी से जल्दी न्यूमेरिकल और वो सब आपका कंप्लीट करवा दूं अच्छे से। ठीक है, अब अगर देखिए एक आपका आता है वेक्टर का ये प्रकार है शून्य सदिश, यानी जीरो वेक्टर, इसे नल वेक्टर भी कहते हैं। शून्य सदिश या जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। देखिए इसकी परिभाषा तो बहुत आसान है, इसका देखते ही नजर आ रहा है कि जीरो यानी जिस सदिश का परिमाण जीरो हो, जिस वेक्टर जिसका ऐसा वेक्टर जिसका परिमाण शून्य हो, जीरो हो, वह शून्य सदिश कहलाता है। सिंपल फंडा। देखिए जीरो इसमें पहले दिख रहा है, यानी आप लोग समझ जाइए कि जिस सदिश का परिमाण जीरो हो, जिस सदिश का परिमाण जीरो होगा वह आपकी वो आपकी शून्य सदिश होगी। ठीक है, अब जीरो वेक्टर की जो दिशा होती है, जीरो वेक्टर जो होता है, जीरो वेक्टर होता है, इसकी दिशा अनिश्चित होती है, दिशा कोई निश्चित नहीं होती है, कहीं इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। मैंने कहा
जो जीरो वेक्टर होता है उसकी दिशा निश्चित नहीं होती, अनिश्चित होती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं, देखिए ए इक्वल बी, ए बराबर बी यहां पर लिखा है, ए बराबर बी लिखा है, ए बराबर बी लिखा है, तो अगर इसी को माइनस में गने तो ये आपका आ जाएगा इक्वल जीरो। मतलब दो सदिशों का जो परिमाण होता है वो आपका जीरो होता है। दो ऐसा सदिश जिसका परिमाण जीरो हो शून्य सदिश कहलाता है, नल वेक्टर कहलाता है, जीरो वेक्टर आपका कहलाता है। और इसी के आगे एक आपका आता है एकांक, एकांक सदिश, यूनिट वेक्टर, एकांक सदिश, एक अंक, एकांक सदिश, एकांक सदिश यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर आपका था, तो यूनिट वेक्टर देखिए एकांक सदिश लिखा जाता है हिंदी में, इंग्लिश में बोलेंगे यूनिट वेक्टर। एकांक, एक अंक, एकांक एक अंक, तो जिसका, जिस सदिश का परिमाण एक हो, जिस सदिश का परिमाण एक हो वो आपका एकांक सदिश कहलाता है। जिस सदिश का परिमाण एक हो वो आपका एकांक सदिश कहलाता है। यदि अब मैं आपको देखिए, अगर जैसे कोई आप सदिश ले, ए एक सदिश है आपके पास, ए आपके पास सदिश है और उसकी दिशा, उसकी दिशा एक, जो उसकी दिशा एक की दिशा में है, जो आपका सदिश है उसकी दिशा एक की दिशा में है? सपोज करिए आपने एक सदिश लिया, उसकी दिशा जो है एक दिशा में आपकी है, तब जो एक दिशा में एकांक वेक्टर को, एक दिशा में एकांक वेक्टर को वेक्टर ए से लिखा जाता है। मैंने क्या कहा, यदि आप कोई एक ए वेक्टर लीजिए, कोई वेक्टर लीजिए, उसकी दिशा ए वेक्टर की दिशा में होगी, ओके, तब जो ए की दिशा में एकांक वेक्टर, जो ए की दिशा में, जो ए की दिशा में एकांक वेक्टर ये है, तो इसको वेक्टर से लिखा जाएगा, ठीक है, एकांक वेक्टर, एक अंक। तो अगर मैं कहूं जैसे आपका ये लिखा है वेक्टर ए इक्वल, अब यहां पर क्या लिखा है, तो वेक्टर ए आपका इक्वल लिखा है ए अपॉन मॉड ए, ए अपॉन मॉड ए, ये आपका हो जाएगा। यानी एकांक सदिश का जो आपका नल, जो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला हो जाएगा वो आपका ये हो जाएगा, वेक्टर ए इक्वल टू ए अपॉन मॉड ए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आपका आएगा एडिशन ऑफ वेक्टर्स, सदिशों को जोड़ना, सदिशों का जोड़। देखिए सदिश का जो जोड़ना होता है, सदिश को दो प्रकार से जोड़ा जाता है आपका। एक आपका आता है त्रिभुज का नियम, जिसे आप लोग क्या कहते हैं, सिर पूंछ का नियम, सिर पूंछ का नियम, हेड टेल का नियम, हेड टेल, हेड टेल, टेल वाले पूंछ होता है, ठीक है। अब मैं इसे एक बात करूं, यदि दोनों सदिश एक था, देखिए दोनों सदिश ए तथा बी, ये दोनों सदिश आपके एक ही दिशा में हो, दोनों सदिश एक ही दिशा में हो, सेम डायरेक्शन में हो आपके, अगर ये दोनों सदिश सेम डायरेक्शन में हो या सेम दिशा में हो, तो जो दोनों सदिशों का योग होगा, इन दोनों सदिशों का जो योग होगा आपका, जो इन सदिशों का आपका योग होगा वो आपका क्या हो जाएगा, R इक्वल ए प्लस बी। मतलब जो आप दो सदिश दिए गए हैं, तो जो ए बी सदिश दिए गए हैं, ए और बी सदिश दिए गए हैं, ए बी सदिश दोनों एक दिशा में है, अब उनका दोनों सदिशों का जो योग करेंगे तो आपका क्या आएगा, R इक्वल टू ए प्लस बी, R इक्वल टू ए प्लस बी, R इक्वल टू ए प्लस बी। और यदि सदिश, मैं बात करूं अगर, और यदि सदिश बी सदिश ए के विपरीत दिशा में है, अब आपका अगर सदिश बी और सदिश ए, सदिश बी सदिश ए की विपरीत दिशा में है, सदिश बी सदिश ए के विपरीत दिशा में आपका अगर है, ठीक है, सदिश बी सदिश ए के अगर विपरीत दिशा में है, तो उस दोनों सदिशों का आपका योग होगा, दोनों सदिशों को आपका जो योग हो जाएगा वो हो जाएगा आर इक्वल, दोनों सदिशों का योग हो जाएगा, ठीक है ना, दोनों सदिशों का जब योग होगा आपका इक्वल होगा, तो ए प्लस
माइनस बी, ए प्लस कोष्टक में माइनस का बी, और तो आपको ये देखिए यहाँ पर क्या होगा, इक्वल इक्वल करेंगे तो ए माइनस बी। ठीक है, मैंने क्या कहा, आपके पास ए तथा बी दोनों दो सदिश हैं और दोनों सदिश एक दिशा में है, तो दोनों सदिशों का ये योग हो जाएगा आपका r इक्वल टू ए प्लस बी। अब अगर b a की विपरीत दिशा में है, b a की विपरीत दिशा में है, तो उनका योग क्या होगा, r इक्वल टू a प्लस कोष्टक में माइनस बी इक्वल a माइनस बी होगा। ठीक है, अब आगे देखिए, ये तो थोड़ा ठंडा था एक। अब अगर मैं बात करूं, मैंने बताया अभी सदिशों का जो जोड़ होता है दो तरीके से होता है, सदिशों का जोड़ होता है दो तरीके से, त्रिभुज का नियम आपका एक होता है और एक आपका होता है समांतर चतुर्भुज का नियम। त्रिभुज का नियम, समांतर चतुर्भुज का नियम। देखिए पहला इसमें लिख लेते हैं सदिशों का, हेडिंग लगाइए कॉपी पर लिखिए, सदिशों का योग। आपका पहला अगर मैं देखूं, त्रिभुज का नियम या सिरपूंछ का नियम, सिरपूंछ का नियम या त्रिभुज का नियम, ये आपका है। तो पहले तो एक डायग्राम बनाते हैं इसमें। ठीक है, ये आपका थीटा कोण हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा हो गया। ये आपका आर हो जाएगा, ये ए बी सी, ये आपका वेक्टर ए हो जाएगा, वेक्टर बी, और देख लेते हैं क्या है चित्र में, ये जो ये आपका एक कोण बनेगा, ये आपका अल्फा कोण बन जाएगा, अल्फा कोण बन जाएगा। ठीक है, अब चलिए हो गया इतना, ये आपका फिगर है। अब देखिए, अगर मैं देखिए एक बात करूं, ये जो आपका नियम है, त्रिभुज का नियम, आपका जो नियम है, इसमें एक सदिश के सिर पर, एक सदिश के सिर पर दूसरे की पूंछ रहती है। देखिए ये आपका, ये देखिए मैंने कहा एक सदिश के सिर पर दूसरे की पूंछ रहती है, एक सदिश के सिर पर दूसरे की पूंछ रहती है। तो इसको देखिए, ये आपका वेक्टर ए है, ये आपका वेक्टर ए है, तो इसके ये जो सिर है, ये आपका सिर है, जो आप ये सिर है, तो इसके जो वेक्टर बी है, इसकी पूंछ वेक्टर ए के सिर पर है। ठीक है, मैंने कहा इस नियम में एक सदिश के सिर पर दूसरे की पूंछ रहती है, तभी इसको कहते हैं सिर पूंछ का नियम। एक सदिश के सिर पर दूसरे की पूंछ रहती है। मैंने बताया पर वेक्टर ए के सिर पर वेक्टर बी की पूंछ आई है, वेक्टर ए के सिर पर वेक्टर बी की पूंछ आई है। ठीक है, तभी तो इसे कहते हैं सिर पूंछ का नियम। त्रिभुज का नियम भी कहते हैं, सिर पूंछ का नियम भी इसको कहते हैं। उनकी दिशा और उनकी जो दिशा, देखिए अब दिशा भी उनकी अपरिवर्तित रहेगी, चेंज रहेगी दोनों की। ये देखिए इनकी दिशा, जो वेक्टर ए है इसकी दिशा इधर जा रही है, और वेक्टर जो बी है इसकी दिशा ऊपर जा रही है, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है। तो मैंने बताया कोई दो सदिश हैं, उनमें से जो आपका एक सदिश ए है उसके सिर पर दूसरे सदिश बी की पूंछ रहेगी, और वेक्टर बी, दोनों की दिशाएं अपरिवर्तित रहेंगी, चेंज रहेंगी, सेम नहीं रहेंगी, डायरेक्शन सेम नहीं रहेगी, डायरेक्शन चेंज रहेगी, दोनों की चेंज रहेगी डायरेक्शन। ठीक है, और उसके अब आगे मैं अगर बात करूं, देखिए जो दोनों सदिश हैं, ये दोनों सदिशों का जो परिणामी, ये दोनों सदिश हैं, इनका हम लोगों को परिमाण निकालना है। दोनों सदिशों का हम लोगों को परिणामी सदिश निकालना है, परिणामी सदिश निकालना है। अब अगर देखिए नीचे
ये आपका एक फिगर है, इस फिगर में इसको फिगर को ध्यान से एक बार देखिए, फिगर को ध्यान से देखिए एक बार, बिल्कुल ध्यान से देखिए, एक एक बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब वेक्टर ए वेक्टर बी, वेक्टर ए वेक्टर बी, वेक्टर ए वेक्टर बी, इन दोनों सदिशों का जो परिणामी सदिश है वो आपका आर है। परिणामी सदिश मैंने क्या बताया, आर। दोनों सदिशों का परिणामी सदिश निकालना था, तो उनका परिणामी सदिश आपका, परिणामी सदिश जो है वो आपका आर है। अब परिणामी सदिश मैंने बताया यहाँ पर दोनों सदिशों का, वेक्टर ए तथा वेक्टर बी, इन दोनों सदिशों का परिणामी सदिश आपका कौन क्या है, आर सदिश है। आर जो है इन दोनों वेक्टर का परिणामी सदिश है, ठीक है। यहाँ ये तीन सदिश हैं, वेक्टर ए वेक्टर बी और आर। ये जो आर है आपका वो क्या है, परिणामी सदिश है दोनों वेक्टर का। दोनों सदिशों का परिणामी वेक्टर कौन सा है, आर। और अब जो यहाँ ये तीनों भुजाएं हैं, त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं, ए बी बी सी और ए सी। त्रिभुज की देखिए यहां पर जो आपका फिगर बना है, यहां पर तीनों सदिश त्रिभुज, त्रिभुज ए बी और बी सी और कॉमा सी है। इन तीनों सदिश, ये जो त्रिभुज है मैंने बताया, ये तीनों सदिशों की, इन तीनों सदिशों की भुजाएं त्रिभुज क्रमशः एक त्रिभुज ए बी बी सी सी ए है। इन तीनों सदिशों से त्रिभुज बनते हैं, कौन कौन सा, ए बी बी सी सी ए, ठीक है। ये तो मैंने बता दिया आपका त्रिभुज का नियम, यानी सिरत्रिभुज का नियम मैंने बताया, सिर्फ त्रिभुज का नियम, त्रिभुज का नियम। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो जो आपका एक सदिश रहेगा, दूसरे सदिश, एक सदिश जो रहेगा उसका जो सिर रहेगा, सिर के ऊपर दूसरे सदिश की पूंछ रहेगी, दूसरे सदिश की पूंछ रहेगी, ठीक है। और उनकी दिशाएं भी अपरिवर्तित रहेंगी, दिशा भी अपरिवर्तित उनकी रहेंगी। और हमें क्या निकालना रहता है, दोनों सदिशों का परिणामी सदिश निकालना रहता है। तो परिणामी सदिश मैंने बताया यहाँ पर आर है, परिणामी सदिश यहाँ पर आर है, परिणामी सदिश आर है। अब इन तीनों से मिलकर क्रमशः त्रिभुज सदिश भुजाओं, सदिशों से मिलकर क्रमशः त्रिभुज ए बी बी सी सी ए बन रहे हैं। ए बी बी सी सी ए त्रिभुज यहाँ पर बन रहे हैं, ठीक है। अब आपको चतुर्भुज का नियम, समांतर चतुर्भुज का नियम क्या कहता है देखते हैं। अब आगे आपका आता है समांतर चतुर्भुज का नियम। समांतर चतुर्भुज का, समांतर चतुर्भुज का नियम, समांतर चतुर्भुज का नियम। अगर मैं इसकी बात करूं तो समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज इसमें दो सदिश आपको दिए रहते हैं, सदिश ए वेक्टर बी, वेक्टर ए वेक्टर बी, आपको दो सदिश यहाँ पर दिए रहेंगे। और इन सदिशों को समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं, समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं की तरह प्रयोग करना रहेगा, ठीक है। जो आपके दोनों सदिश रहेंगे उनको समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं की तरह आपको प्रयोग करना रहेगा, ठीक है। इस बार एक बार फिगर बना देता हूं मैं।
देखिए ये आपका फिगर है। ओके, अब इसमें देखिए क्या क्या दिया गया है, एक बार देख लेते हैं। ये जो ये आपका कोण दिया गया, ये आपका ये अल्फा है, और ये पूरा ये कोण दिया गया आपका थीटा। ये वाला अल्फा कोण है और ये आपका है थीटा कोण। ठीक है, ये अल्फा है इतना, ये पूरा आपका अल्फा है, ये यहां से ये, और ये पूरा ये जो ये वाला है ये थीटा रहेगा आपका। और ये ए है आपका, ये आपका बी है। ओके, और ये जो ये है ये आपका ये आर परिणामी सदिश है। और ठीक है, बस इतना ही दिया है, ये रहा आपका। ओके, अब मैंने क्या बताया, दो सदिश, इसमें दो सदिशों ए तथा बी समांतर चतुर्भुज की तो आसन्न भुजाओं की तरह प्रयुक्त होते हैं, आसन्न भुजाओं की तरह प्रयुक्त होते हैं। अब देखिए यहां पर ध्यान से देखना एक बार, अगर अतः मॉड आर बराबर, यहां पर मैं अगर परिणामी सदिश इक्वल टू लिखूं तो ये आपका आ जाएगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस 2ab cos थीटा। ये आपका फॉर्मूला ये निकला है, ये आपका डेफिनेशन से ही निकला है। इसका मैं प्रूफ करवा दूंगा किसी और वीडियो में, इस वीडियो में नहीं करवाऊंगा क्योंकि ये वीडियो फिर लंबा चला जाएगा। और अगर मैं बात करूं यहां पर देखिए, जो वेक्टर सदिश ए, ये और ये दोनों आपको दिए गए हैं। अब दो ये मैंने क्या, समांतर चतुर्भुज की तो आसन्न भुजाओं की तरह प्रयुक्त होता है, समांतर चतुर्भुज की तो आसन्न भुजाओं की तरह प्रयुक्त होता है, ये दो आसन्न भुजाओं की तरह आपका प्रयुक्त होता है, समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं की तरह प्रयुक्त होता है आपका। ओके, और यहां पर ये थीटा है, मैं यहां पर लिख देता हूं, यहां थीटा दो सदिशों ए तथा बी के बीच का एंगल है, कोण है। जो थीटा है वो सदिश ए, वेक्टर ए तथा वेक्टर बी दोनों के बीच का कोण है, दोनों के बीच का क्या है आपका कोण है। ठीक है, अगर मैं इसके आगे बात करूं, तो परिणामी सदिश आपका आर है, परिणामी सदिश आर सदिश ए वेक्टर ए के साथ अल्फा कोण बनाता है। जो परिणामी सदिश है आपका, परिणामी सदिश आर सदिश ए के साथ जो कोण बनाता है वो बनाता है अल्फा, अल्फा कोण बनाता है परिणामी सदिश ए के साथ अल्फा कोण बनाता है। तो इसका ये आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, tan अल्फा इसका आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जब परिणामी सदिश आर सदिश ए के साथ अल्फा कोण बनाता है, तो tan अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस कॉस थीटा। फॉर्मूला ए प्लस बी कॉस थीटा, ये फॉर्मूला किसका है, जब परिणामी सदिश आर
सदिश ए के साथ अल्फा कोण बनता है, तो tan अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, ये बता दिया मैंने। ये तो आपके जो सदिश होते हैं उनको जोड़ने का जो रूल रहते हैं मैंने बता दिए। एक हो गया आपका त्रिभुज का नियम यानी त्रिभुज का नियम, दूसरा आपका हो गया समांतर चतुर्भुज का नियम। इसमें मैंने बताया है दो सदिश ए तथा बी समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाओं की तरह प्रयुक्त होती हैं। यहाँ पर मैंने फॉर्मूला बता दिया, एक आपका ये फॉर्मूला है और एक ये फॉर्मूला है, दो फॉर्मूले मैंने यहाँ पर बता दिए। अब अगर मैं एक आपको सारणी बता देता हूँ, एक सारणी आप लोग देखिए, देखिए देखना यहां पर थीटा पर आर की कुछ विशेष परिस्थितियां थीटा पर आर की कुछ विशेष परिस्थितियां, निर्भरता की कुछ विशेष, थीटा पर आर की निर्भरता की कुछ विशेष परिस्थितियां। चलिए यहां पर मैं लिख देता हूं स्थितियां। स्थितियां अब आगे आपका थीटा फिर आर, अब ये आपका हो जाएगा विशेष देखना। अब अगर 1 2 3, अब अगर मैं बात करूं एक पर 1 पर बात करूं तो जो आपका ये थीटा हो जाएगा ये आपका 90 अंश हो जाएगा, थीटा इक्वल 90 अंश हो जाएगा। अब जो आर रहेगा आपका जो परिणामी सदिश हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, आर इक्वल 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जो विशेष यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर 0 लिख देंगे। अब अगर 2 पर बात करूं थीटा, अगर मैं 2 पर बात करता हूं थीटा आपका हो जाएगा 180 अंश, थीटा 180 अंश, और जो परिणामी सदिश होगा तो a माइनस ए न्यूनतम। अब अगर मैं 3 पर बात करूं थीटा आपका, तो 3 पर जब मैं बात करूंगा थीटा हो जाएगा आपका 0, आर हो जाएगा a प्लस बी। जब आर हो गया आपका a प्लस बी, थीटा 0 हो गया तो आर जो हो गया आपका a प्लस बी हो गया। अब जो आप विशेष लिखे तो ये महत्तम। ओके, आया समझ में? यानी जब स्थितियां में हम 1 लेंगे तो आपका थीटा 90 अंश हो जाएगा, आर 0 हो जाएगा, 0 2 थीटा 180 अंश, आर बराबर a माइनस बी न्यूनतम, और 3 लेंगे तो थीटा बराबर 0, आर बराबर a प्लस बी महत्तम। ठीक है, और एक आता है आपका सदिशों का वियोजन, तो वो इतना आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना आप लोग पढ़ लीजिए। चैप्टर आपका यहीं से आज फिनिश हो गया है। इसके बाद जो न्यूमेरिकल होंगे वो किसी न किसी आपके रिकॉर्डेड वीडियो में मिल जाएंगे, तो आप लोग उनको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। समझ में आ गया? चैप्टर आपको पूरी तरह से एक डिटेल बता दिया। इसके नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम पर आप लोग जीके ज्ञान तो सर्च कर लीजिएगा। यही सब चल लीजिएगा टेलीग्राम में जाकर, आप लोग वहां से डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर आप लोगों को हर एक क्लास की नोट्स, पीडीएफ, सभी प्रकार के क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। आप लोग वहां से पढ़ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं बढ़िया से। ठीक है, और अगर कोई बोर्ड की यूपी बोर्ड 12th में, तो उसकी 20 रिकॉर्डेड वीडियो मैं बना चुका हूँ। उसकी प्लेलिस्ट में इस वीडियो के लिंक में लगा दूंगा, डाल दूंगा, तो आप लोग उसमें जाकर देख लीजिएगा बढ़िया से। एक एक सब्जेक्ट का बताया है और हर तरीके से कितना क्या इंपॉर्टेंट वो सब बताया मैंने, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं और आगे
अगले दिन आप लोगों का मैथ का भी वर्गमूल और घनमूल आपका चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा। इसके बाद में एक नया चैप्टर लेके आऊंगा जो फिजिक्स का है, वो मोशन, गति, गति से कहते हैं। इसके बारे में पूरा चैप्टर नहीं हो पाएगा वीडियो में, वो आपका 2 वीडियो कम से कम उसके होंगे। तो चलिए फिर चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो मस्त लगी, बढ़िया लगी, पढ़ने में मजा आया हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट करके जरूर जाना। चलिए सभी को जय श्री राम।